यत्र काले त्वनावृत्ति आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम तो हितेश है। यह है आसाम से। मैंने कल जैमिनी ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण सूत्र से आपका परिचय कराया था। आप लोगों ने वो कार्यक्रम देखा कि नहीं जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इससे ये पता चलता है ये कार्यक्रम में मैंने जिसमें बताया था कि वो कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंश के साथ उपस्थित है और आत्मकारक ग्रह के रूप में अपने गुण को परिलक्षित कर रहा है या बता रहा है। आप लोगों के सामने मैं एक मंत्र बताने वाला हूं। इसका प्रत्येक दिन 1008 बार जप कर लेने से, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, प्रत्येक दिन 1008 बार जप कर लेने से बुद्धि पवित्र, तीक्ष्ण और दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो मिर्गी की बीमारी हो, हिस्टीरिया की बीमारी हो और बेहोश हो जाने की बीमारी होती है। कई बार लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। बच्चे आजकल कुछ कमजोर पैदा होते हैं, जो मैंने इस पे कई सारे कार्यक्रम बनाए हैं और जैसे उसमें कई बार जिक्र भी करा है। तो इस तरीके के बीमारियों से बचने के लिए एक विशेष मंत्र है जो देवी कवच से लिया गया है। वो मंत्र है ओम उमा देवीभ्याम नमः। इस मंत्र का 1008 बार जप कर लेना प्रत्येक दिन, अगर हो सके। उसकी माता जी भी, जो व्यक्ति बीमार है उसकी माता भी कर सकती हैं, उसके पिता भी कर सकते हैं। और अगर इसको सिद्ध करना हो तो इसी मंत्र से जप करके जितना जप रहे हैं 1 महीना तक लगातार उसके स्वास्थ्य की कामना करके, स्वस्थ होने की कामना करके, देवी दुर्गा के मूर्ति के सामने या प्रतिमा के सामने या तस्वीर के सामने उनकी पूजा करके, इस मंत्र का जप करके, दीपक जला करके, और उसके बाद 10वें हिस्से से हवन कर लेने से बुद्धि की तीक्ष्णता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दिमाग में, और यहाँ लिखा है कि मस्तक शूल तथा मज्जा तंतुओं की समस्त विकृतियों पर नियंत्रण होता है। तो मैं ये आप लोगों से अब आने वाले दिनों में कार्यक्रम के आरंभ में ऐसे कुछ मंत्र बता दिया करूंगा जो आप लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से आपके लड़ने की क्षमता को विकसित कर सके। नाम एक बार फिर से मंत्र बोल देता हूं, ओम ओम उमा देवीभ्याम नमः। क्लियर है? अब आपको मैं कार्यक्रम पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग बताऊंगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताऊंगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है मेरा कार्यक्रम, पर अच्छा ही लगता होगा। मैं तो इसे अच्छा ही बनाने का प्रयास करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है और ये है उत्तरायण के। अब जरा ध्यान से समझिएगा। ज्येष्ठ माह में जन्मे होने के कारण इनके सवाल भी हैं, वो भी पढ़ूंगा, पर सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग मैं बता देता हूं। तो पंचांग में जो स्तुति बनी हुई है उसके आधार पर ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ और ज्येष्ठ माह में जन्मे होने के कारण इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाने का प्राबल्य होना चाहिए। यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के जीवन यापन करने का प्रयास कर सकता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण आत्मबल और व्यक्ति के अंदर आत्म तत्व की शुद्धि बनी हुई है। व्यक्ति जो है वो बुरी भी परिस्थिति चाहे जीवन में जितनी भी बनी रहे उसमें भी सकारात्मक होता है और कभी भी निगेटिव नहीं होता या कमजोर निगेटिव होता है बाद में। और शुभ ग्रहों का प्रभाव, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे गुरु का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो या चंद्रमा का प्रभाव हो, ये अब चारों ग्रह जो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से होते हैं वो आपके लिए शुभदायी हो जाएंगे और जीवन में अनुकूलता को लाने का आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रयास हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण एक बात बड़ी अच्छे तरीके से समझने में आ जाती है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही वो धन कमाए तो पैसे बचेंगे, अन्यथा वो घर के निकट अगर रह करके पैसे कमाए तो बचने वाला नहीं है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से अब 4 जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बन रहे थे उसमें से अब ये चंद्रमा जो हैं वो पापक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो क्षीण या हीन बलि चंद्रमा होता है वो आपकी कुंडली में आपके आय को और आपके व्यय को और साथ ही साथ आपके मन को
आपकी भावनाओं को और आपकी संवेदना को प्रभावित कर सकता है, इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य और माता के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है। क्लियर है? ये इनकम को लेकर के ये रेगुलरिटी सिस्टम होता है, रेगुलर जो अथॉरिटी होती है इसकी कि आय कितना है, व्यय कितना है, ये जीवन को यही चंद्रमा ही नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे वो पापक होंगे, इस वजह से उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो कुंठित है और जीवन में कई बार दुख उसके आ सकते हैं, ऐसा आसानी से देखने को मिल रहा है। पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा ही देवताओं की पूजा और आराधना पे बल देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के जन्मे हैं, वृद्धि योग में जन्मे हैं और ऐसी स्थिति में कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो राजसिक हो जाता है और बिल्कुल ही स्पष्ट होता है। उसके दिमाग में और दिल में कोई भी गलत बात और गंदी बात नहीं फैलती है और वो किसी भी प्रकार के संक्रामक बीमारी से मुक्त होता है। मतलब उसके मन में चाहे किसी भी प्रकार का आप, जैसे एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी कही गई बात बिल्कुल सीधे दिमाग में धंस जाती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे तो ज्योतिष समझ में नहीं आता पर फिर भी आपका चैनल देखता हूं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, जिसके दिमाग में मेरी बात बिल्कुल आसानी से धंस जाती है उसके दिमाग में गोबर भरा है और जिसके दिमाग में मेरी बात बिल्कुल नहीं धंसती है उसके दिमाग में हीरा भरा है। हाँ, अगर अब आपको तय करना है कि आपके दिमाग में गोबर भरा है या हीरा भरा है, क्योंकि हीरे पे अगर कुछ भी डाला जाए तो उसमें कुछ जाता नहीं है, लेकिन अगर गोबर में कोई भी चीज डाली जाए तो उसमें धंस जाता है। मतलब कहने का कारण है, मेरा तात्पर्य ये है कि निर्भर आप पे करता है कि आपके दिमाग में आपने क्या भरा हुआ है, गोबर या हीरा। गोबर में अगर कुछ लोग कहते हैं दिमाग में गोबर भरा है, ऐसा नहीं है। दिमाग में अगर गोबर भरा है इसका मतलब मेरा तर्क ये है कि उसमें कुछ भी डालो तो वो असर करेगा। तो यहाँ पे वृद्धि योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति आरंभ जो होता है वो कष्टपूर्ण जीवन में जीता है पर बाद में चल करके वो सुखद जीवन जीता है और उसका जीवन आगे चल करके बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ देखिए, मुझे देखिए, ऐसी स्थिति बनती है। कौलव कर्ण ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में शुद्धता है, सात्विकता है और व्यक्ति जो है वो बड़ा ही मृदु स्वभाव का है, कोमल है, उपकार करने वाला है और धार्मिक होता है, प्रचंड नहीं होता। और अब इनकी कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या रही? इनकी पंचांग में सबसे अच्छी बात यह रही कि ब्राह्मण वर्ण और देवगण का व्यक्ति जन्मा है। इसका मतलब है कि उसका स्वभाव जो है वो बड़ा ही शालीन है, मजबूत है और दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये अब यहाँ पे अब बात यहाँ तक खत्म होने के बाद मैं इनकी कुंडली का पहले सबसे प्रमुख 5 बात जो बहुत अच्छी बनी हुई है वो बता देता हूं। सबसे अच्छी बात इसमें जो ये बनी हुई है कि शुक्र और मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है। आप जरूर गौर करें तो मंगल जो है वो शुक्र की राशि में जरूर बैठे हैं लेकिन शुक्र का संबंध उससे नहीं बन रहा है। शुक्र उच्च के हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में यश पालेगा, कीर्ति पालेगा और व्यक्ति जो है वो उसकी आकांक्षा भी रखेगा और उसके पास भोग की प्रवृत्ति भी रहेगी। मतलब वो जीवन में ये सब कुछ और सारी चीजें प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ स्वग्रही, भले पापक हैं पर गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से वो एक अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे गुरु का नीच भंग हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पे जा रही है, 5वीं, 1 2 3 4 5, और गुरु का नीच भंग मंगल करेंगे क्योंकि जो ग्रह यहाँ पे नीच का होता है, उच्च का होता है, वो केंद्र में है, इस वजह से गुरु का नीच भंग हो जाएगा। यहाँ सूर्य और मंगल दोनों एक साथ परम मित्र बैठे हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। इस आधार पर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बेरोजगारी वाली स्थिति या रोजगार में कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण संभव है, ऐसा देखने को मिलता है। लग्न में शनि जो इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर लग्न में बैठे हैं तो सुख भाव की स्थिति बनेगी तो व्यक्ति माता से प्रभावित होगा और माता की सेवा भी कर लेगा और उसके जीवन में आसानी से कई बार उत्तरार्ध के बाद चीजें प्राप्त होते हुए देखी जा रही हैं। क्लियर है यहां तक? भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, पंचम भाव में उच्च के शुक्र का बैठना और शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से त्रिकोण में बैठना, राशि के अधिपति का राशि में स्वतः ही बैठना और मंगल का लग्न को देखना, यानी कि लग्न बली हो जाएगा। और यहाँ पे लग्न जो है वो 15 डिग्री का है, यानी कि मध्यम बली है और अनुराधा नक्षत्र में चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर इनके जो अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति होंगे वो स्वयं मंगल ही हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कि मंगल का नक्षत्र, मंगल अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है,
लग्न बना मंगल का, जो मूलतया यहाँ का भाव है, मतलब ये 8 नंबर यहाँ लिखी होती है राशि। और वृश्चिक राशि बिच्छू की राशि होती है, ये जल तत्व की राशि होती है, जिसे प्रायः रोग की राशि मैंने कही है। हर बार मैंने वृश्चिक राशि को रोग की राशि कही है। और ये दरअसल व्यक्ति को, बिच्छू को जब आप देखेंगे तो उसके शरीर के ऊपर का आधा हिस्सा जो होता है वो संवेदनशील नहीं होता, यानी कि वो मृतप्राय होता है, उसमें उतना संचार नहीं होता, विष इतना भरा होता है। पीछे क्या है, उसके शरीर पे 32 प्रकार के नेत्र होते हैं, 32 नेत्र बने होते हैं, जिसको देख करके वो सूक्ष्म अन्वेषण करता है और डंक मारने में सबसे ज्यादा आगे है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग वृश्चिक लग्न के होंगे वो आसानी से कोई भी काम बहुत ही सरलता से नहीं करते, सूक्ष्मता से करते हैं। मतलब उनके पास ऐसी स्थिति रहेगी कि वो धीरे धीरे भले करें, पर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। मेधावी होते हैं और बड़े ही राजनीतिज्ञ होते हैं, मतलब उनके दिमाग में और छोटे ही उम्र में व्यक्ति बहुत बड़ा अनुभव का मालिक भी संभव है कि हो जाए। साथ ही साथ लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीर काम करने वाला, और गंभीर जैसे पहाड़ों का काम, पठारों का काम, मशालों का काम, गंभीर मशीनरी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, जमीन से संबंधित कारोबार, जल से संबंधित कारोबार, कोयले का कारोबार, इन सब चीजों में मोटे और मजबूत काम जिसमें भारी ही बड़े ही बल की आवश्यकता होती है, इन सब चीजों से व्यक्ति काम और धन कमाता है। ये तो लग्न की बात रही। इस कुंडली में मैं अच्छी ही बात बता रहा हूं, अभी उसी पॉइंट पे हूं मैं, हटा नहीं हूं। सूर्य और मंगल का बैठना, सूर्य कौन? दशम स्थान के अधिपति। मंगल कौन? लग्न के अधिपति। तो लग्न और दशम के अधिपति का लग्न को देखना, जहां व्यक्ति की कुंडली में मजबूती देगा, वही मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो जिसके अधिपति चंद्रमा स्वग्रही है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मंगल अपने नक्षत्र में बैठे और सूर्य किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हों, और नक्षत्र के अधिपति अगर अच्छे भाव में बैठे हों, अच्छे भाव के अधिपति से देखे जाते हों, यहां पे मंगल लग्नेश होने के साथ साथ रोगेश होते हैं, लग्न को देख रहे हैं, प्रतियोगिता थोड़ी रहेगी, लेकिन यहां मारक वो नहीं होंगे, या फिर वो बहुत अच्छे नहीं होंगे फिर भी, क्योंकि वो अगर अपनी राशि में बैठे होते तो अच्छे परिणाम देते, लेकिन अपनी राशि में नहीं बैठे हैं, इस वजह से वो थोड़े से प्रतिकूल भी जा सकते हैं। मतलब व्यक्ति में उग्रता दे दें, व्यग्रता दे दें, चंचलता दे दें, राजनीतिज्ञ ज्यादा हो जाए, डिप्लोमेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों को बहुत बुरा मान जाता है, अत्यंत तीव्रता से निर्णय लेने वाला हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्रोध और उन्माद से युक्त हो जाता है। ये सारी चीजें जो व्यक्ति के अंदर हैं, उस पर विजय पाने की आवश्यकता है। ये आपके अंदर की बात मैं बता रहा हूं, जो सिर्फ आप जानते हो, बाकी कोई नहीं जानता। तो ये बात है। तो यहां पे ये मंगल थोड़े नेगेटिव होंगे। इस कुंडली के लिए जो 9 अंक होगा, मतलब 9 संख्या, वो बहुत अच्छी होगी। गुरु इस कुंडली के लिए सामान्य मारक होंगे, और इस कुंडली के लिए बुध मारक के रूप में उपस्थित होंगे। मतलब बुध और गुरु, सामान्य मारक गुरु। हालांकि एक बात और भी है कि चूंकि लग्नेश के ये मित्र होंगे, इस वजह से वो मारक की भूमिका में नहीं ही कहे जाएंगे, इसे यहां मारक नहीं कहा जाएगा। लेकिन द्वितीय भाव के अधिपति होकर के त्रिक स्थान में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं और नीच के होकर के बैठे हैं, इस वजह से वो व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित चिंता पैदा कर सकते हैं। मारक का मतलब यहां पे ये हो जाएगा। मारक का मतलब ऐसा नहीं कि वो मारेगा ही, वो धन के लिए व्यक्ति को बेचैन कर सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और इस कुंडली में शुक्र प्रबल मारक के रूप में उपस्थित होंगे। पहले मारक के रूप में शुक्र, दूसरे मारक या सहायक मारक के रूप में बुध बनेंगे। पापी ग्रह के रूप में भी बुध ही इस कुंडली में उपस्थित होंगे। बाकी इस कुंडली के लिए मंगल लग्नेश होते हैं, अगर अपनी राशि में बैठे होते तो अच्छे परिणाम देते, लेकिन चूंकि सामान्यतया सम राशि में बैठे हैं, लेकिन उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट यानी कि जहां मंगल बैठे हैं उसके अधिपति शुक्र उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति अनुभवी है और सूक्ष्म अन्वेषण करता है और डिग्रीधारी भी है। अब मैं इनकी कुंडली में अगर नवांश कुंडली को देखूं तो गौर से देखिए, तो मंगल यहां दिग्बली हो रहे हैं मित्र की राशि में, यहां भी मंगल मित्र के साथ बैठे थे। यहां पे सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में जाकर के उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पिता के साथ संबंध और साथ ही साथ पत्नी भी नौकरी पेशे वाली आ सकती हैं, या वो नौकरी में दिमाग लगाने वाली, ऐसी स्थितियों में जाने वाली बनती है। राहु चंद्रमा बुध का बैठना दाम्पत्य को आरंभ में कष्ट देता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, पर बाद में चलकर के धीरे धीरे वो सुदृढ़ होता जाता है। गुरु और शनि व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग पत्नी की कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूती से और सुदृढ़ बना रहे हैं। यहां गुरु जो है वो जन्म कुंडली में नीच के थे, नवांश कुंडली में उनका नीच भंग हो रहा है, इस वजह से गुरु का प्रभाव यानी कि धन
उत्तरार्ध में बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति के जीवन में आरंभ की दशा थोड़ी कमजोर भले जाए पर बाद में जाकर के वो ठीक हो जाएगी और ऐसी स्थितियां बन रही हैं। वहीं आप अगर दशमांश कुंडली को देखते हैं तो दशमांश कुंडली में भी मंगल अच्छे बैठे हैं, यहां भी बढ़िया। यहां पे व्यक्ति को कई बार बुद्धि काम ना करने की स्थिति में देख रहा हूं, जहां व्यक्ति निर्णय लेने में अपने आप को कमजोर महसूस कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा और बुध का संबंध आप देखिए दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और इस कुंडली के लिए 12वें यानी कि एकादशवें भाव के अधिपति बुध जाकर के छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में दारिद्र दोष का प्रभाव दिखा रहे हैं। मैंने अभी तक इनका सवाल नहीं पढ़ा है, मेरे सामने है पर अभी मैं पढ़ा नहीं हूं, अब पढ़ूंगा आपके सामने। तो एकादशवें के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे और यहां ऋण भाव के अधिपति जहां राहु पहले से ही बैठ करके व्यक्ति के जीवन में साधु संत और महात्माओं की सेवा करने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाला, लेकिन चूंकि राहु वहां तटस्थ होकर के बैठेंगे और रोग या शत्रु भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में व्यवधान की स्थिति भी पैदा करेंगे क्योंकि वो दशमेश के साथ बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति का दुह स्थान में बैठना और चतुर्थ स्थान के अधिपति जो शनि बनते हैं इस कुंडली में कारक नहीं होते और वो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। इस वजह से कि चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठे भाव के अधिपति मंगल से देखा जाना व्यक्ति के जीवन में नौकरी पेशे से युक्त होकर के जीवन जीने वाला भी बना देते हैं। नौकरी के योग हैं, कुंडली में नौकरी के योग बने थे और व्यक्ति अगर चाहता तो नौकरी आसानी से करता। पता नहीं ये नौकरी करते हैं या नहीं करते, ये तो मैं नहीं जानता। अब इनकी कुंडली में मैं इनका सवाल पढ़ देता हूं, यहां तक बात। अब इसे बंद करते हैं। वस्तुतः यहां पे कुंडली थोड़ी सी सामान्य बन रही है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बिल्कुल बुरी भी नहीं है। वैसे इनकी कुंडली में शुभ ग्रह में गुरु और बुध का प्रभाव कमजोर देख रहा हूं, इस वजह से जीवन में कई बार आरंभ कष्ट से बीतेगा। ये मैं बहुत 3 बार बोल चुका हूं। अब सबसे पहले शादी कब तक होगी? 1985 के हैं, अभी तक विवाह नहीं हुआ। अब इस पे गौर करते हैं। यहाँ पे 2 पाप ग्रहों का बैठना और सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना और आगे राहु और बुध का बैठना और उस पे गुरु के नीच का प्रभाव, मतलब गुरु नीच के, देवगुरु बृहस्पति नीच के हों तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य कमजोर होते हैं। और वस्तुतः इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि विवाह का सुख कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, सप्तमेश हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में 2023 के 9वें महीने से भी विवाह का योग आ रहा है और अभी भी चल रहा है। आपका सबसे पहला कर्म ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके मीन लग्न की या किसी भी तरीके से कर्क लग्न की या मीन राशि की या कर्क राशि की जातिकाओं को ढूंढ करके या वृषभ लग्न की जातिका या वृषभ राशि की जातिका से भी विवाह किया जा सकता है। अगर जन्म कुंडली में उत्तर दिशा की तरफ भाग्योदय के लिए बढ़ें या फिर दक्षिण दिशा की तरफ विवाह के लिए बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, मैं ये असमंजस में इस वजह से भी पढ़ रहा हूं क्योंकि सप्तम भाव के पीछे राहु और बुध बैठे हैं तो संभवतया ये ऐसी स्थिति बनती है। और सप्तम भाव को देखिए जरा तो यहाँ पे 2 पापग्रह बैठे हैं, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। नवांश कुंडली में राहु केतु, यहाँ पे मैंने ये बात जो कही थी आरंभ में कष्ट, ये शायद उसका ही प्रभाव था जो मैंने ये बात कही थी कि राहु चंद्रमा और बुध यहाँ पे तीनों ही अच्छे नहीं बैठे हैं। इस वजह से भी कई बार दाम्पत्य को कमजोरी मिलती है, लेकिन हाँ दाम्पत्य का सुख जरूर है क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं और वस्तुतः गुरु उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे उनका नीच भंग हो जाएगा यानी कि दाम्पत्य है और सुख भी है उसका। आगे इन्होंने पूछा है पराक्रम कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है। मंगल अपने नक्षत्र में सूर्य लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति पराक्रमी है, हठी है, जिद्दी है, गुस्सैल है और मैं समझता हूं कि आपको इन सब चीजों पे थोड़ा नियंत्रण भी रखने की बारी है। और अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है जो कि मारक होते हैं आपकी कुंडली के लिए और पंचम भाव में बैठ करके आपके दाम्पत्य को भी मार रहे हैं या फिर ये दाम्पत्य को या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति के पत्नी से दूरी भी बन रही है। यहाँ पे मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि पंचम भाव में अगर शुक्र उच्च के हो, शुक्र अकेले बैठे हो, चाहे वो उच्च के ही क्यों ना हो, तो वो दाम्पत्य में कमजोरी या दाम्पत्य को देर से शुरू करते हैं। अगर यहाँ बुध बैठे हो तो व्यक्ति के बुद्धिमान होने का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर गुरु यहाँ बैठे हो तो व्यक्ति के धन और व्यक्ति के संपूर्ण साधन या सुख की कमजोरी देखने को मिलती है। अब ये तो बात यहां तक कमजोर रही, इस वजह से भी कई बार कमजोरी बनती है। दूसरी बात, मंगल की 8वीं दृष्टि यहां। अब धरा ध्यान से समझने की बात है मेरी तरफ देख करके कि विवाह क्यों नहीं हुआ या अभी तक संबंध क्यों नहीं बने, क्योंकि यहां के अधिपति नीच के हैं।
इस वजह से। और उस पे एक पापग्रह मंगल की दृष्टि भी जारी है जो कि प्रतियोगिता पैदा कर रहा है। वो देखेगा तो हर जगह प्रतियोगिता करेगा। तो यहां देखेंगे तो प्रतियोगिता, हालांकि यहां पे वो ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देंगे। लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को सुंदर स्वास्थ्य का और अच्छे नेचर का बनाने का प्रयास भी करेंगे। और व्यक्ति को मंगल की दशा में लाभ भी प्राप्त होगा। मंगल की दशा में रोजगार भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन वही मंगल जब यहां देखेंगे तो कई बार समस्या भी दे सकते हैं, क्योंकि अपना पापक प्रभाव भी देंगे और यहाँ के अधिपति नीच के हैं, इस कारण से भी कई बार समस्या बन सकती है। ये एक दौर हो सकता है जिस वजह से भी कई बार, क्योंकि विवाह के लिए जो संबंध आते हैं वो यहीं से आते हैं। अगर इस भाव की स्थिति कमजोर रही और यहाँ पे पापक ग्रहों का प्रभाव अगर रहा तो निस्संदेह देखिए राहु की भी दृष्टि जा रही है और मंगल की भी दृष्टि जा रही है और यहाँ के अधिपति भी नीच के हैं। इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में विवाह के लिए या संबंध आते ही नहीं है या मन मुताबिक नहीं आते। ये एक कारण हो सकता है और यही कारण भी है। उसके बाद मेरा शुक्र की महादशा कैसा रहेगी? शुक्र की दशा आपकी कुंडली में वो दरअसल आपके जीवन में कुछ अच्छाइयां भी लेके आएंगे तो कुछ बुरी चीजें भी लेके आ रहे हैं। जैसे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है, ये अकेले बैठे हैं, इस वजह से यहाँ के अधिपति नीच के हैं, त्रिक भाव में गए हैं। इस वजह से व्यक्ति को पुत्र का सुख, दाम्पत्य का सुख, पत्नी का सुख, यश का सुख देर से मिलते देखा जाता है। आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर आपने पूछा हुआ है रत्न कौन सा पहनूं। इस कुंडली के आधार पर सबसे पहले मैं जो कहूंगा कि व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य नहीं हो रहे हैं और रोजगार वगैरह के लिए तो आपने अभी सवाल मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए क्या बात कही थी मैंने, नौकरी के योग। अब देखिए इन्होंने लिखा है मैं फौज में सर्विस करता हूं। अब देखिए बात, तो ये बात सही घटित होती है कि जन्म कुंडली में नौकरी वाली बात मैंने जो बताई थी, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति और छठे स्थान के अधिपति का एक दूसरे को देखना, ये व्यक्ति के जीवन में नौकरी के योग, यहां से मैंने ये मेरा सूत्र मैंने बताया था कार्यक्रम में, इसका क्रेडिट जो है वो मेरे को जाता है, क्रेडिट गोज टू नकुल पराशर। ऐसी स्थिति मैंने बताई थी ये बात, तो ये यहाँ पे घटित हुई। यहाँ इन्होंने लिखा भी है मेरा पराक्रम कैसा रहेगा, हेल्थ के बारे में बताना गुरुजी। स्वास्थ्य में राहु और बुध हैं और यहाँ मंगल की राशि बनी है और मंगल लग्न को देख रहे हैं, रक्त से संबंधित समस्या ना हो। और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होने देता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करता रहता है, सोचता रहता है, तो ये इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। नीच के गुरु हैं, पेट की समस्या दे सकते हैं और कई बार दर्द वगैरह या कंधे का दर्द या कई बार भुजाओं में दर्द आदि की संभावना भी बनती है। स्पाइनल कॉर्ड की समस्या बनती है, कमर दर्द से उठ करके वो दर्द गले तक पहुंच जाता है। गले की समस्या, कान की समस्या, इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है। शहद का इस्तेमाल जीवन में शामिल करिए। आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर रत्न के लिए मैं इस कुंडली में कहूंगा कि अभी फिलहाल आपको सबसे पहले तो सफेद पुखराज भी पहन लेना चाहिए अगर ऐसी बात है तो, और नहीं तो मोती सबसे ज्यादा बढ़िया है। धार्मिक कृत्य हो जाए कम से कम तो आपको मोती भी धारण कर लेना चाहिए। वैसे इस कुंडली के आधार पर अगर मैं जो मंगल को देख रहा हूं तो अगर कर्म क्षेत्र में कोई लाभ चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही हो, तो आपको मंगल का रत्न मूंगा भी सूट कर जाएगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी वो अच्छे हैं, नवांश कुंडली में भी अच्छे बन रहे हैं, लग्न कुंडली में भी अच्छे हैं और लग्न के अधिपति हैं। तो सब कुछ और सर्वोत्तम वृद्धि के लिए मंगल का रत्न मूंगा, दूसरे नंबर पे चंद्रमा का रत्न मोती और तीसरे नंबर पे शुक्र का रत्न भी मैं इस कुंडली में कह सकता हूं, क्योंकि नवांश कुंडली में भी वो चतुर्थ भाव में, दशमांश कुंडली में भी वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में है, जहां व्यक्ति को रिसर्च आदि के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में, करियर को मजबूती से ग्रोथ देने में वो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये बात भी मैं कहूंगा। हालांकि शुक्र का रत्न तीसरे नंबर पे रखिएगा, पहले नंबर पे मंगल का रत्न। अगर क्रोध बहुत ज्यादा होगा तो आपको मोती धारण कर लेना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। पेट से संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो मूंगा के साथ 7.25 या 9.25 रत्ती का एक मोती भी आप धारण कर सकते हैं। क्लियर है? इस कुंडली में बजरंगबली की पूजा और भैरव की पूजा भी बनती है। विश्वकर्मा की पूजा भी इस कुंडली में की जा सकती है, बाबा विश्वकर्मा की पूजा आपकी कुंडली में। इन्होंने पूछा है कि जमीन से संबंधित व्यवसाय कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और 100% आपकी कुंडली में उसका योग मैं पहले ही बता चुका हूं। वो मैंने जो भारी काम बताया था, जमीन से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, वो उसी के लिए बताया था। आपकी कुंडली में वो उसके योग हैं। माता पिता के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है, आगे भी ऐसा रहेगा क्या? अरे वाह, ये तो दिल जीत लिया आपने। माता भाव के अधिपति लग्न में, माता से निकटता और उस पे सूर्य जैसे प्रभाव का देखना, मंगल जैसे प्रभाव का देखना, बहुत बढ़िया। ये शनि और मंगल का, जैसे सूर्य और शनि का राजयोग की भांति ये परिणाम करने वाले होंगे। यहाँ पे सूर्य और शनि का प्रभाव कभी भी बुरा नहीं होगा।
इस वजह से ये बहुत अच्छा रहने वाला है। द्वादशांशा कुंडली भी अगर मैं आपकी कुंडली हम यहाँ पे देखूंगा तो वहां भी बड़े अच्छे संबंध है, वहां भी कोई समस्या नहीं है। पिता का प्रभाव और माता का प्रभाव दोनों ही बहुत अच्छा है, हमेशा मिलता रहेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ग्रह की डिग्री के आधार पर सूर्य जो डिग्री में बैठे हैं 10 डिग्री के हैं। किसी ने लिखा था कि आप हो सके तो डिग्री भी लिख दीजिए। अब कितनी चीजें लिखो, पहले खाली ये बनाता था, लोगों की मांग पे ये बनाने लगा, अब ये बनाने लगा, अब डिग्री भी लिखूंगा तो बनाने वाला बोलेगा कि काम बढ़ा रहे हो, पैसा बढ़ा दो। तो वृद्ध डिग्री के हैं, वृद्ध हैं वो डिग्री में 10 डिग्री के बैठे हैं। चंद्रमा जो है वो युवावस्था के बैठे हैं डिग्री में, और इस आधार पर वो परिणाम अच्छा देंगे, भाग्य का बल पूरा मिलेगा। पर उनमें कभी कभी व्यक्ति जो है वो रेगुलर ना करके कभी छोड़ दे कभी पकड़ ले, ऐसी स्थिति बनती है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो पूरे तरीके से विश्वास उठा लेता है, नहीं मुझे नहीं करना है, मेरा काम कुछ होता नहीं है, ऐसी भी धारणाएं कई बार बन सकती हैं। तो इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त रखने की आवश्यकता होगी। वैसे चंद्रमा आपकी कुंडली में 100% भाग्य का बल लेकर के बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे, लेकिन वो बैठे हर जगह दिग्बली होकर के हैं। इस वजह से आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका बल, आपका शौर्य और आपकी जो प्रतिभा है वो कभी भी कमजोर नहीं होने वाली है। मंगल की दशा आपके जीवन में हमेशा ही अच्छे, पर कभी कभी चोट चपेट की घटनाएं छोटी छोटी वो दे सकते हैं। ऋण किसी को मत दीजिएगा, बाल अवस्था के हैं, इस वजह से दे देंगे तो निकलेगा नहीं। और आपके पास, मैं नहीं समझता हूं कि आप उतने साहसी हैं या फिर उतने उद्यमी हैं, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं तो आलस्य भी देते हैं। सूर्य और मंगल देख रहे हैं तो व्यक्ति को बीपी वगैरह की समस्या या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या भी दे सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति पे सूर्य और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से हृदय क्षेत्र की समस्या न बने, इसका ख्याल रखना होगा। ये मंगल की बात थी। अब बुध की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो 25 डिग्री के हैं, मृतप्राय हो जाएंगे। भरणी नक्षत्र में बैठ करके वो आपकी कुंडली में जहां आपको अनुभव दे रहे हैं, वही आप दूसरों के लिए जो चीज भी बता देंगे या बोल देंगे। आप दरअसल ऐसे नेचर के व्यक्ति हैं जो दूसरों की सहायता के लिए अपनी समस्या कई बार खड़ी कर देते हैं। इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करिए, ये बुध के कारण भी हो रहा है। और आपकी कुंडली में ये जल तत्व की राशि है, लग्न में शनि बैठे हैं, बहुत ज्यादा गंभीर होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से इधर उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे जा रही है तो गुरु को देख करके वो गुरुत्व को कमजोर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, दाम्पत्य के लिए ठीक होगा। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, ये कर्म क्षेत्र में कमजोरी भी पैदा करेंगे और उसमें कई बार साहस ज्यादा लगाना पड़ता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, दाम्पत्य में बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे दोनों मित्र बैठे हैं, इस वजह से कम यहाँ पे अच्छी स्थिति बनेगी। यानी कि सूर्य और मंगल की दशा में व्यक्ति को लाभ हो सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। गुरु का प्रभाव यहाँ पे बहुत बढ़िया, भाग्य के लिए बल, पितरों का बल, पूर्वजों का आशीर्वाद, ये सारी चीजें मिल रही हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी, जो व्यक्ति को सामान्य लाभ देने वाली बन सकती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दृष्टि से नहीं देख रहे हैं और वहां पे पहले ही दरिद्र दोष लगा हुआ है। दारिद्र का परिणाम ना भोगना पड़े, इस वजह से अपने पास पैसा हमेशा बचा करके रखिएगा। अपने वैल्यू के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करिएगा। आपके पास कितना स्टेट आपने रखा हुआ है, कितनी जमीनें खरीदी हैं, कितना जायदाद खड़ा किया है, इस पे कभी किसी से कोई चर्चा मत करिएगा। क्लियर है? बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो नीच के हैं, जिनका नीच भंग हुआ है। हालांकि 23 डिग्री के गुरु और 26 डिग्री के मंगल का बहुत अच्छे तरीके से नीच भंग होना और मंगल का हर जगह सुदृढ़ होना, नवांश कुंडली में भी गुरु का उच्च हो जाना, ये बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। दशमांश कुंडली में भी गुरु जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, मित्र के उच्च के सूर्य के साथ। ये आगे चल करके ये कुंडली बहुत मजबूत होने वाली है, मैं ये गारंटी से और पक्के तौर पर यह बात कर सकता हूं। आप आगे बढ़िए और ऐसे ही अपनी गति बढ़ाए रखिए, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने अंदर गुरुत्व को बढ़ाइए, गंभीर बहुत ज्यादा हैं आप, इसको थोड़ा और भी कमजोर कर दीजिए। और अगर हो सके तो कुतर्की मत होइए, जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में धर्म धारण करिए। गीता जी का पाठ, देवी कवच का पाठ, सूर्य के 108 जो नाम होते हैं उसका कम से कम स्मरण करते रहिए। सुबह उठ करके पांचों पांडव जो होते हैं उनका नाम, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये सब दैव तुल्य हैं, देवताओं के स्वरूप हैं, स्वयं साक्षात परमात्मा है, ये भगवान के स्वरूप कहे जाते हैं, देवता हैं। इन लोगों का स्मरण व्यक्ति को करते रहना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, पर थोड़े कमजोर हैं, बाल अवस्था के हैं, इस वजह से दाम्पत्य में कमजोरी ला रहे हैं। शनि जन्म कुंडली में राहु और केतु, इनकी दशाएं आपके जीवन में कमजोर जा सकती हैं, तो शनि की दशा में सावधान रहना होगा। मानसिक परेशानी, धन का व्यय,
माता को नुकसान में देख रहा हूं, माता के स्वास्थ्य का नुकसान हो, आपको कई प्रकार से आपके पराक्रम का परिणाम ना मिले, दांपत्य में कमजोरी हो सकती है, द्वितीय जो या संतान जो छोटी संतति होती है उसको तकलीफ हो सकती है, वात जनित और पीत जनित कई बार और हृदय से संबंधित क्षेत्रों में परेशानी बढ़ सकती है। शनि की दशा में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शनि की दशा में नौकरी बदलने के बारे में कभी विचार मत करिएगा। राहु की दशा में कोई नया काम करने से बच जाइएगा। केतु की दशा में जितना ज्यादा हो सके शारीरिक मेहनत करने पे फोकस बढ़ा दीजिएगा। ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अब यहां से भगवान जो है वो यात्रा की बात करेंगे कि कौन लौटता है और कौन नहीं लौटता है, जाने वाला मार्ग और आने वाला मार्ग, कैसे कृत्य करें तो जाएं ऊपर तो वापस लौट के आए, और कौन से कृत्य न करें तो जाकर के आना ना पड़े या आने जाने का क्रम छूट जाए। वस्तुतः यहाँ पे मैंने कल या परसों के कार्यक्रम में भाग्य के बारे में बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी, उसे भी जाकर के आप लोगों को देख लेना चाहिए। और मैंने जो आरंभ में मंत्र बताया है, अगर दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी हो, बुद्धि से संबंधित विलक्षणता की कमजोरी हो रही हो, तो उसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब शाम को प्रत्येक दिन मैं आपको ऐसे ऐसे किसी किसी मंत्रों का जप बताता रहूंगा, जिसे कर लेने से लक्ष्मी, यश, धन वगैरह की भी स्तुतियां बताते रहूंगा, मैं आगे बताता रहूंगा। अब तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।